हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज जो है हम आपको क्या कराने वाले हैं, रिवीजन कराने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 3 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी नीड नहीं लग रही होगी, आप खुद से रिवाइज कर रहे होंगे चीजों को। बट कोई बात नहीं, फिर भी हम जो है बेटा हमारा फर्ज बनता है, हमने आपसे वादा करा है हम आपको रिवीजन कराएंगे, तो बेटा हम अपना वादा निभाएंगे। ठीक है, तो चलो आओ, आपको अपना वादा निभाना है, खुद से रिवीजन करना है। बेटा लेक्चर थर्ड में आपको याद होगा हमने एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करी थी। तो देखो जरा ध्यान से, हमने सबसे पहले बात करी थी यार मसल्स के बारे में। आप जान लो कि कौन कौन सी वो मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग में, या फिर आपकी मसल्स जो हेल्प करती है किसके अंदर, आपकी ब्रीथिंग के अंदर। कौन कौन सी मसल्स होती है? एक होता है बेटा डायफ्राम। आपको पता है डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, किस मसल से मिलकर बना है? फ्रेनिक मसल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। दूसरी होती है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बेटा आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच में। ठीक है बेटा, दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो जरा ध्यान से, एक को हम कह रहे हैं बेटा आईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि आपकी फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करती है बेटा, यानी फोर्सफुली जो आप इनहेल करते हो और फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, उसके अंदर इनका रोल होता है। दूसरी होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसको हम कहते हैं ईआईसीएम। ठीक है बेटा, जो कि आपकी होती है, जो कि आपकी हेल्प करती है नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर। अब बेटा देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक इंटरकोस्टल मसल जो बाहर है उसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक जो अंदर है उसको हम कह रहे हैं बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा। एक तो देखो बेटा जो पिंक वाली बनाई है वो बाहर की तरफ बनाई है, क्योंकि बेटा आपके जो रिब्स हैं वो ऐसा तो है नहीं एक 2D स्ट्रक्चर है, वो तो एक बेटा 3D स्ट्रक्चर है, बोन है पूरी की पूरी। तो बोन के बेटा आपकी जो बीच में विड्थ भी होगी। अब बेटा एक तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं बेटा आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक है अंदर की तरफ जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। चलो तुम्हें डायग्राम भी दिखाता हूं, तो देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो देखो इसके अंदर आपको लेयर्स अलग से फील हो रही हैं। जो बिल्कुल बाहर लेयर प्रेजेंट है इंटरकोस्टल मसल की, उसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो अंदर प्रेजेंट है उसको इंटरनल कह रहे हैं। इसके अंदर भी एक होती है बेटा जिसे इनर मोस्ट कहते हैं। पढ़ना नहीं है हमें, एक्सटर्नल और इंटरनल से काम है, एनसीईआरटी इतनी ही बात करती है, हम भी इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, देखो आगे। आ, देखो बेटा, फिर इसके बाद मैंने आपसे क्या बात करी, मैंने बात करी कि बेटा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है इसके कुछ प्रिंसिपल्स, या तो सिद्धांत कह लो या फिर आप कह लो नियम, लॉज। अगर आपको ये लॉज आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। पहला नियम है बेटा मूवमेंट ऑफ एयर, कि आपकी आखिरकार ये एयर कहां से कहां मूव करती है। तो बेटा आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जहां हाई प्रेशर होगा वहां से एयर जाएगी बेटा लो प्रेशर की तरफ। जैसे कि बेटा मैंने आपको यहाँ दो पॉइंट लिए हैं, एक ए पॉइंट लिया है, एक बी पॉइंट लिया है। ए पॉइंट पर क्या कहा है मैंने, पीए, यानी कि प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी, आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा, ए पर प्रेशर ज्यादा है, बी पर प्रेशर कम है, तो आपकी एयर मूव करेगी बेटा ए से बी पॉइंट पर, एयर मूव फ्रॉम ए टू बी। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपकी एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक तो बेटा ये नियम हो गया। दूसरा आपका नियम क्या है, जरा ध्यान से देखो। दूसरा नियम है बेटा आपका बॉयल्स लॉ। आपने बेटा बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या होता है, देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये पी ऐसे लिखा होता, पी ये आपके प्रोपोर्शनल का साइन बना होता, डायरेक्ट वी लिखा होता, तो बेटा वो कहलाता आपका क्या, वो आपका कहलाता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस केस में क्या होता, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम भी आपका क्या करेगा बेटा, घटेगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। आपको जो दिख रहा होगा इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी को कम होना होगा, और दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो पहली क्वांटिटी को कम होना होगा। तो इसी को कहते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था बेटा, आपको बताया था, आपको याद होगा प्रोडक्ट बताया था हमने। जो यहाँ इस केस में क्या होगा बेटा, पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, वहां एग्जांपल के साथ बताया था। ठीक है, अब वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आपको इतना याद रखना है कि अगर प्रेशर में अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम को कम होना होगा। ठीक है, तो बेटा बॉयल्स लॉ किस तरीके से ह्यूमन ब्रीथिंग में आपके जो है काम करता है, जैसे जैसे बेटा आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसके लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा,
और आपको पता है प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज होगा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपका फिक्स है, कितना है 760 mm ऑफ Hg। तो बेटा अगर हम अंदर का प्रेशर उससे कम कर लेंगे तो बाहर बाहर ज्यादा प्रेशर हो गया, अंदर कम प्रेशर हो गया, तो आपकी एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। और अगर हम अंदर का प्रेशर बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे अंदर का प्रेशर? वॉल्यूम कम करके। तो बेटा अब क्या होगी, एयर आपकी बाहर से, आपकी मतलब लंग से बाहर की तरफ आपकी जो है एयर मूव करेगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आप क्या देखते हो, जो आपका जो प्रेशर इनसाइड लंग्स होता है उसको हम कहते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बेटा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? आपको पता है 760 mm ऑफ Hg है। बट आपका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम बेटा थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को चेंज करके। क्योंकि अभी अभी हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ ये कहता है अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो प्रेशर में भी चेंज होगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर आप वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, सपोज करो इनहेल करना है, हमें एक कंडीशन पता है एयर की, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपका एयर का प्रेशर बाहर ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम होना चाहिए। दैट मीन्स आपका बाहर तो फिक्स है 760 mm ऑफ Hg, तो मुझे अंदर कम करना है 760 से। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे वॉल्यूम बढ़ानी होगी। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो अंदर कम हो जाएगा, तो फिर बेटा आपकी जो एयर बाहर प्रेजेंट है वो मेरे अंदर जाएगी। बेसिकली क्या होगा, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। फिर बेटा हमने आपको कुछ एक्सेस बताई थी, देखो जरा ध्यान से। आपको पता है बेटा जो फेस वाला हिस्सा होता है इसे वेंट्रल कहते हैं, पीछे वाले को बेटा डॉर्सल कहते हैं, जो ऊपर वाला एरिया होता है बेटा इसको एंटीरियर कहते हैं, नीचे वाले को पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जरा ध्यान से। फिर बेटा हमने ये 3D डायग्राम में आपको देखो, हमने आपको क्या बताया, अगर इस एक्सिस में कोई भी चेंज होता है बेटा, ये जो आपको दिख रही है तो इसे कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अगर ऊपर वाली में कोई चेंज होता है तो बेटा हम इसको कहते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गई बेटा, ये वाली जो एक्सिस कहलाती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कहलाती है, और जो ऊपर से नीचे वाली है इसको हम कहते हैं बेटा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। देखो अब बेटा इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन नहीं सॉरी बेटा, महंगाई नहीं, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन में क्या होता है बेटा? पहली बात तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, आपको एनर्जी खर्चनी पड़ती है। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, हमें एयर को अंदर लेना है। अगर मुझे अंदर एयर को लेना है, यानी कि एयर को मुझे बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है, और मुझे पता है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर लो प्रेशर होना चाहिए, बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, बाहर का प्रेशर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, अंदर का प्रेशर हम जो है जरूर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। तो हमें इतना कम करना है उसके रेस्पेक्ट में। तो बेटा आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो चुका है इनसाइड लंग्स। कैसे? किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। आप बेटा एक रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट पढ़ते थे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वी। तो आप क्या करते थे, वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए की वेलोसिटी में से माइनस कर देते थे वी की वेलोसिटी में। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि वी की वेलोसिटी ज्यादा है तो बेटा ओवरऑल जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर निकालता हूं किसका बेटा, लंग्स का, किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के। तो आपको पता है लंग्स के प्रेशर में से आप माइनस करोगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, और इंस्पायरेशन के केस में एटमॉस्फेयर का प्रेशर बेटा ज्यादा है तो ओवरऑल एक नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो यह इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, अब बेटा ये और अच्छे से हमने कहां पर समझाया था, आपके लेक्चर के अंदर। अभी रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा तेजी से बता रहा हूं। ठीक है, तो बेटा आपको ये भी समझ में आ गया नेगेटिव प्रेशर का गेम। अब होता क्या है बेटा, अब हमें एयर अंदर लेनी है, बेसिकली हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो बेटा अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? एक होगा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करेगा, फ्लैट शेप से बेसिकली बेटा क्या होगा, वो जो है आपकी डोम शेप था दिखता है बेटा, ये फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी बेटा? आपकी इस वाली एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, तो रिब्स को क्या करेगी, आउटवर्ड मूव कराएगी, और स्टर्नम को क्या कराएगी, फॉरवर्ड मूव कराएगी। इससे क्या होगा बेटा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर जो है बेटा आपकी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। तो ओवरऑल बेटा थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, एक तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, एक डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। अब बेटा ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, तो इससे क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो प्रेशर इनसाइड लंग्स है, वो आपका डिक्रीज करेगा, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर होगी बेटा एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, और इसी को हम कहते हैं बेटा इंस्पायरेशन। इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा एक्सपायरेशन। क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होती है, कोई एनर्जी की नीड नहीं है, अपने आप हो जाएगी। क्या होता है, जो एल्वियोलाई में जो बेटा आपकी CO2 वाली एयर है उसको बाहर रिलीज करा जाता है। अब मुझे एयर
अंदर से बाहर भेजनी है, तो बेटा अंदर का प्रेशर ज्यादा करना होगा किसके कंपैरिजन में, बाहर के में, इसलिए कह रहे हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अब बेटा कैसा प्रेशर होगा, अब आप इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से माइनस करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। आपको पता है बेटा 760 से ज्यादा है अंदर, तो अब आपका एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो चुका है इनसाइड लंग्स के अंदर, यही बात लिखी है बेटा, पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू हटा दिया तो बेटा आपके गलत हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा यार, जो आपने कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था ना, देखो जरा ध्यान से, वहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ रिलैक्सेशन होगा। डायफ्राम क्या होगा, वापस से डोम शेप हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट शेप से डोम शेप में वापस पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा बेटा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम घट जाएगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स कर जाएंगी, तो रिब्स अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा, स्टर्नम अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा। तो क्या होगा बेटा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ी थी फिर से वो डिक्रीज कर जाएगी। अब बेटा ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, तो बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा जितना उसे बाहर से इंक्रीज करना है बेटा। बेसिकली से 760 को क्रॉस करना है, ठीक है, जिससे कि एयर अंदर वाली बाहर जा सके। तो मूवमेंट ऑफ एयर होगी बेटा लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब होता क्या है बेटा, फोर्सफुल ब्रीथिंग की हमारी एनसीईआरटी बात करती है, तो बेटा हमारे पास एबिलिटी होती है, आपको पता है आईआईसीएम हमारे पास प्रेजेंट है, इसके अलावा बेटा एब्डोमिनल मसल्स हमारे पास होती है, ठीक है, एब्डोमिन में मसल्स होती हैं जिनको कहते हैं एब्डोमिनल मसल्स। तो एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये दोनों क्या कर सकती हैं, ये आपकी बेटा एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी एबिलिटी को, बेसिकली आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बेटा ये जो होती है ना आपकी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ, इसको इंक्रीज करा जा सकता है। कैसे, देखो एक डीप ब्रीथ जो आप लेते हो कैसे ले पा रहे हो आपने, बेसिकली अब मैंने इस समय इस्तेमाल करा है आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का, बेसिकली फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सेलेशन। ये जो आप योगा करते हो ना इस तरीके से बेटा आप ले रहे हो, तेज सांस खींच रहे हो, तेजी से छोड़ रहे हो बेटा, इसी को हम कहते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। वैसे आपको आपसे इस बारे में कोई सवाल करा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस का ये हिस्सा है नहीं, बट आपको ये याद रखनी है, ये बात एनसीईआरटी ने दे रखी है कि हमारे पास एबिलिटी है, हमारे शरीर में ये एबिलिटी है, ये बात हम जानते हैं बेटा, हम फोर्सफुली अंदर ले भी सकते हैं एयर को और निकाल भी सकते हैं। इसकी मदद से आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स की मदद से, ठीक है बेटा। फिर बेटा एक एवरेज ह्यूमन की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 12 to 16 टाइम्स होती है पर मिनट। अब बेटा जितनी एयर आप अंदर ले रहे हो बाहर निकाल रहे हो, चाहे आप नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो, इसको मेजर करा जा सकता है एक डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम होता है स्पायरोमीटर, ठीक है। फिर मैंने आपको याद होगा बेटा एक टेबल कराई थी, देखो जरा ध्यान से इस टेबल को, ठीक है, देखो तो बेटा आपको यहाँ एक तरफ इंस्पायरेशन दे रखा है, एक तरफ एक्सपायरेशन दे रखा है, बाकी फिर बेटा हमने डायफ्राम और उन सबसे रिलेटेड बात करी है। तो बेटा डायफ्राम का क्या होता है, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिब्स की मूवमेंट कहाँ होती है बेटा, आउटवर्ड होती है, जिससे क्या होता है रिब्स आपकी लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। आपकी जो स्टर्नम होता है बेटा वो आगे की तरफ मूव करता है, आपकी जो शेप होती है डायफ्राम की वो फ्लैट हो जाती है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। और बाकी मूवमेंट ऑफ एयर आपकी होती है बेटा एटमॉस्फेयर टू लंग्स। प्रोसेस कैसी होती है आपकी, एक्टिव होती है। एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी बेटा रिलैक्स कर जाती है, ठीक है। रिब्स की मूवमेंट कहाँ हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है, स्टर्नम बेटा बैकवर्ड, बेसिकली अपने इनिशियल पोजीशंस पर ये चले जाते हैं। शेप ऑफ डायफ्राम कैसी हो जाती है, डोम शेप हो जाती है। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और मूवमेंट ऑफ एयर बेटा आपकी लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ होती है। प्रोसेस आपकी बेटा पैसिव होती है, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक तेजी से बेटा रिवीजन कराया है, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सो बेटा थैंक यू सो मच, आपने जो है इस लेक्चर को यहाँ तक देखा, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ढेर सारा आप ख्याल रखें अपना और रिवीजन करते रहें।